हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चैरी प्राइम के आज के सेशन में हम लोग बिल्कुल एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो बेसिकली हम लोग चैरी प्राइम का जो सेशन कर रहे हैं ना, उसमें हमें मोस्टली जो है ना वो प्रैक्टिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। तो मैं भी आप लोगों को, जैसे हमने पिछले प्रीवियस बहुत सारे सेशंस हमने जीएसटी पे किया है, जिसमें मैंने आपको सारा प्रैक्टिकल टैली प्राइम के अंदर जीएसटी का क्या कैसे एंट्रीज होती है वो हमने आप लोग को बताया है। ठीक वैसे ही आज से हम लोग टीडीएस का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा ज्यादा फोकस होगा कि आप लोग को प्रैक्टिकली टैली के अंदर हम लोग टीडीएस की एंट्रीज कैसे करें, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, उन पे ज्यादा हमारा फोकस होगा। लेकिन फिर भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीडीएस के कॉन्सेप्ट पे। टीडीएस, व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस क्या है? टीडीएस व्हाट इज द टैक्स रेट अंडर टीडीएस, और साथ में हम लोग टीडीएस जो है ना वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, हम लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। देन उसके बाद टैली प्राइम में या टैली के किसी भी वर्जन में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो टीडीएस को, और टीडीएस से रिलेटेड एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, वो सब की प्रैक्टिकल एंट्रीज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टीडीएस के बारे में, तो टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब कि आपका समटाइम्स आप जो है ना इसको टीडीएस को टैक्स डिडक्टेड एट सैलरी भी कहा जाता है। टैक्स डिडक्टेड एट सैलरी यानी कि आप जहां से अर्न कर रहे हो, इसका इस टैक्स को लाने का इंडियन गवर्नमेंट का जो मेन कॉन्सेप्ट था, ये एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ये लाया गया था। इससे पहले आम लोगों से, जनरल पीपुल से जो है ना वो गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। आज भी इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है। मैं एक बार फिर से आप लोग को रिपीट कर दूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, जो मैंने आप लोग को जीएसटी के सेक्शन में भी बताया था। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरह से आपसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, आपसे हमसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। जिसमें इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स मोड होता है, जिसमें डायरेक्ट इंडिविजुअल पीपुल या पर्सन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन या किसी फर्म से डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावे जितने सारे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं। टीडीएस जो है वो एक तरह का इनकम टैक्स ही है, वन ऑफ द मोड ऑफ इनकम टैक्स कलेक्शन। टीडीएस भी इनकम टैक्स कलेक्ट करने का एक जरिया है। ठीक है, तो ये भी एक तरह के आपको डायरेक्ट टैक्स में ही आता है, लेकिन इसको डायरेक्टली इनकम टैक्स बोल के ना बोल के टीडीएस के रूप में डिडक्ट किया जाता है। अब जैसे कि इसका नाम रखा गया है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब कि आपका जो अर्निंग सोर्स है, जहां से आप अर्न कर रहे हो, वहीं पे आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा आपके पेमेंट करने से पहले। यानी आप अगर कहीं सैलरीड पर्सन हो, कहीं से आप जॉब कर सैलरी पे जॉब कर रहे हो, तो आपको जहां से सैलरी मिल रहा होगा उस सैलरी देने वाला आपका सैलरी से टीडीएस डिडक्ट करने के बाद, यानी टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपको सैलरी प्रोवाइड करेगा। इसलिए इसका नाम रखा गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी अर्निंग ऑफ सोर्स। सोर्स अर्निंग जहां पे है वहीं से डिडक्शन हो जाएगा, और आफ्टर डिडक्शन जो अमाउंट आपका रेस्ट अमाउंट बचेगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स तो आज भी है, इनकम टैक्स अभी भी लोग पे करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को मतलब प्रॉपर इनकम टैक्स का कलेक्शन नहीं मिल पाता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनकम होते हुए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, या फिर वो अपना जो इनकम होता है वो एक्चुअल इनकम से कहीं अलग इनकम दिखा देते हैं। तो इसके वजह से ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने लाया। चलो भाई, आप बाद में इनकम जो दिखाओगे कि हमने पूरे ईयर में कितना इनकम किया, उससे अच्छा है कि जहां से आप अर्न कर रहे हो वहीं पे हम लगा देते हैं कैंप, और वहां से आपका अर्निंग में से जो है टैक्स हम कलेक्ट कर लेते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं,
और उसके बाद जो आपका बचा हुआ अर्निंग है वो आपको हम पे करेंगे। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि तो टीडीएस यही है कि आपका जहां से अर्निंग हो रहा है वहां से डिडक्ट करके मिलेगा, चाहे वो आप सैलरी से अर्न कर रहे हो, चाहे आपने बहुत सारा बिल्डिंग बना रखा हो, रेंट अर्न कर रहे हो, हाँ, लोग अलग अलग कंपनी को दिए हो, जैसे बैंक्स को, फाइनेंस कंपनी को, या किसी दूसरे कंपनी को ऑफिस वर्क के लिए अपना बिल्डिंग दिए हुए, अब आप सबसे रेंट कलेक्ट कर रहे हो, रेंट से आपका बहुत सारा इनकम आ रहा है। अब वो जिस से आप रेंट कलेक्ट कर रहे हो वो आपसे रेंट का जो है ना, रेंट पेमेंट करते वक्त आपसे वो टीडीएस कलेक्ट कर लेगा और देन उसके बाद आपको वो रेंट पे करेगा। ऐसे बहुत सारे, आप जैसे आप कमीशन एजेंट है, आपको कमीशन मिलता है, लाइक इंश्योरेंस एजेंट है आप, या और दूसरे कोई एजेंट है, आपको वहां से अर्न हो रहा है कमीशन, जैसे जैसे आप पॉलिसी सेल करते हो कंपनी का, तो वो आप बहुत सारा अर्न कर लोगे। अब बाद में बताओगे हम तो एक मामूली सा एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट है, हमारे पास उतना इनकम था कि हमें इनकम टैक्स पे करें, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा चलो भाई इसको कमीशन जितना आप दे रहे हो ना, इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया कि आप जो भी कमीशन दे रहे हो, या जो भी कंपनी है जो कमीशन का काम करती है, बोले कि ठीक है आप उसको जो कमीशन अमाउंट दोगे ना उसमें से टैक्स कलेक्ट कर लेना, टैक्स डिडक्ट करके तभी बाद में देखेंगे अगर उनका इनकम पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है उससे बिलो रहता है तो हम फिर वापस करेंगे उसका। हाँ, ये भी कॉन्सेप्ट है, मैं अभी पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ आपको। जैसे देखो सबसे पहले कह रहा है कि टीडीएस, द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड विद एन एम टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द वेरी सोर्स ऑफ इनकम। है ना, ये कॉन्सेप्ट लाने का मेन मकसद था कि जहां पे भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वहां से टैक्स को कलेक्ट किया जा सके। एज पर दिस कॉन्सेप्ट ए पर्सन यानी डिडक्टर यानी जो अर्न करने वाला है, सॉरी डिडक्टर यानी जो पे करने वाला, डिडक्टर यानी पे करने वाला। लाइक अगर हम बात करें इंप्लॉयर और इम्प्लॉई, इंप्लॉयर होता है जो आपको काम देता है, इम्प्लॉई होते हैं जो काम करते हैं। तो यहाँ पे डिडक्टर जो होंगे वो होंगे पेमेंट करने वाला, एक पर्सन जो डिडक्टर है पेमेंट करने वाला, हु इज लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड नेचर ऑफ एनी अदर पर्सन हु इज डिडक्टिव, यानी हु इज डिडक्टिव जो है यानी पेई। डिडक्टर को हम लोग पेयर कहते हैं, यानी पेयर यानी पे करने वाला, और डिडक्टी यानी कि पे यानी कि वो पैसा रिसीव करने। तो वो लायबल होता है कौन, डिडक्टर, यानी जो आपको पेमेंट करेगा, ये उसकी लायबिलिटी होगी कि आपको पेमेंट करते वक्त जो भी आपका अर्निंग बन रहा है उस अर्निंग वैल्यू से टीडीएस को क्या करे, डिडक्ट करे और देन आपका पेमेंट करे। ठीक है, ये उसकी लायबिलिटी है। shall deduct at source and remit the same into the account of the central government। और ये जो टीडीएस है वो क्या करेगा, जैसे ही वो डिडक्ट करेगा तो उस डिडक्टर का ये काम होगा कि वो सारा पैसा जो वो डिडक्ट कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एज इट इज जितना वो कलेक्ट किया सब वो गवर्नमेंट को जाके डिपॉजिट कर। ठीक है, the deductee from whose income tax has been deducted at source would be entitled to get credit of the amount so deducted on the basis of form 26S or TDS certificate issued by the director। अब मान लेते हैं कि किसी डिडक्टर ने किसी डिडक्टी का टीडीएस डिडक्ट कर लिया और वो गवर्नमेंट को जमा कर दिया। अब उस डिडक्टी के पास, उस पेई के पास क्या प्रूफ होगा कि हमने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, या उसको कैसे पता चलेगा कि जो डिडक्टर ने हमारा टीडीएस डिडक्ट किया वो गवर्नमेंट को दिया या नहीं दिया। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने नियम बनाया है, रूल बनाया है कि जो भी अमाउंट वो पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, उसका एक फॉर्म वो फिल करेगा, फॉर्म फाइल करेगा 26A, और उसको फाइल करते ही ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे दिखने लगेगा कि पर्टिकुलर डिडक्टी का इतने रुपए का टैक्स डिडक्ट किया गया है, और साथ ही साथ उसके बाद एक सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट, जो कि प्रूफ होगा एडवांस इनकम टैक्स पेमेंट का, वो डिडक्टर जो है वो डिडक्टी को प्रोवाइड कराएगा, जिसके बेसिस पे फ्यूचर में आगे चल के डिडक्टी जो है ना वो क्लेम कर सकता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्लेम कर सकता है वो कि उसका इनकम, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो क्राइटेरिया बनाया है, जो रेंज है कि इतने रुपए सालाना इनकम पे आपको टैक्स देना है, वो टैक्स के लिए अगर वो लायबल नहीं है तो वो क्लेम करके उस टीडीएस के सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में वो वापस अपना सारा टैक्स का पैसा ले सकता है।
जिसको हम लोग टीडीएस रिफंड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसके लिए उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। तो ये नियम बना हुआ है कि जो भी डिडक्टर डिडक्ट करेगा टैक्स, वो पहले फॉर्म 26S फॉर्म फाइल करेगा और उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट डिडक्टी को प्रोवाइड करेगा, जो कि प्रूफ होगा कि इसने एडवांस में इनकम टैक्स पेमेंट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ साल बनाए, जैसे अभी जो ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, वो क्या है 2020 है ना, 2022 23 ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, और असेसमेंट ईयर हो जाएगा इसका 2023 24। ठीक है, अब ये है क्या, तो देखो कह रहा है कि इन इंडिया द फर्स्ट दिस वन ईयर पीरियड, जो इंडिया में जो ये ईयर पीरियड है अकाउंटिंग के लिए या जो टैक्स कलेक्शन या टैक्स सिस्टम के लिए, वो क्या होता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर में जाके एंड होता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि अभी जो ईयर क्या चल रहा है, कैलेंडर ईयर 2022 चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से हुआ उसमें 1 अप्रैल 2022 से। अब ये एंड कब होगा 31 मार्च 2023 को। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा इस पीरियड को ही, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है, इसी को हम लोग फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर बोलते हैं। ठीक है, द इनकम टैक्स रिटर्न आर फाइल्ड एंड टैक्सेस फॉर अ कंपनी आर यूजुअली पेड इन द नेक्स्ट ईयर आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, है ना। हम लोग जो इनकम टैक्स पे करते हैं, या कोई इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो, कोई फर्म हो, जो भी इनकम टैक्स पे करती है, वो अपने जो करंट ईयर जो चल रहा है इनकम टैक्स, उसके नेक्स्ट ईयर में ही जाके वो पेमेंट करती है। दिस नेक्स्ट ईयर इन विच द इनकम इज असेस्ड टू टैक्स इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर। और इस ईयर को जिसमें असेस किया जाता है कि हाँ हमने पिछले साल में इतना इतना रुपए अर्न किया है और उसके बदले में हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस ईयर को जिसमें वो इनकम टैक्स हम पे करते हैं उसे हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर AY असेसमेंट ईयर, अभी के हिसाब से इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हमारा जो असेसमेंट ईयर होगा वो कौन सा होगा 2023-24, और फाइनेंशियल ईयर कौन सा है हमारा 2022-23, है ना। तो हमेशा हम लोग असेसमेंट ईयर में जाके टैक्स पे करते हैं अपना इनकम टैक्स, कौन सा अपने प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जरूरी है समझना। अब देखो टीडीएस मैंने बताया कि एक तरह का मोड है इनकम टैक्स कलेक्ट करने का। अब इनकम टैक्स जो है ना, वो कितने % का टैक्स किसको और कितने रुपए के अमाउंट पे, यानी कितना आपका इनकम हो तो कितना टैक्स आपको देना होता है गवर्नमेंट को, वो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो देखो जो इनकम टैक्स है रेट, उसमें इंडिविजुअल अदर देन सीनियर एंड सुपीरियर सिटीजन, मतलब इंडिविजुअल जो बिलो 60 एज के आते हैं, जो 60 के नीचे वाले आते हैं, उनके लिए जो है इनकम टैक्स का जो क्राइटेरिया है, उसमें क्या है कि 2.5 लाख जो सैलरीड पर्सन है, तो दो तरीके से, जो सैलरीड पर्सन है या जो ऐसा उनको बेसिकली 2.5 लाख रुपए तक के इनकम को जो है ना वो फ्री रखा गया, टैक्स फ्री रखा गया। लेकिन अभी नए रूल के अनुसार आपको 2.5 लाख रुपए तक का जो एक्चुअल इनकम है वो, और 2.5 लाख रुपए का स्पेशल डिडक्शन देकर के, यानी कि 5 लाख रुपए तक का जो इनकम आपका है, किसके लिए, बिलो 60 वाले के लिए, 60 एज वालों के लिए, तो वो 5 लाख रुपए तक का इनकम जो है ना वो नील रखा गया है। ठीक है, 5 लाख रुपए तक। ये थोड़ा सा मैंने दूसरा ले लिया है, ये अलग है, मैं अभी शॉर्टकट बता रहा हूं, बीच में और भी था, अभी चेंज किया गया है। तो ये 5 लाख रुपए तक वालों के लिए नील रखा गया है। 5 लाख से 7.5 लाख तक, ये मैंने पुराना मेरे पास आ गया है, अभी मैं आपको री कर दे रहा हूं। 5 लाख तक के इनकम को एग्जेम्प्टेड है, नील है, यानी 5 लाख रुपए तक आपका इनकम है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कब, पूरे साल में। जैसे ही 5 लाख से एबव होता है 7.5 लाख तक, 7,50,000 तक, तो 5% का आपको टैक्स देना। 5 लाख 7.5 लाख से 10 लाख तक 20%,
10 लाख से लेकर के ऊपर जैसे ही जाता है 30%। ये किसके लिए है? जो 60 से नीचे वालों के लिए। उसके बाद अगर सीनियर सिटीजन यानी 60 से एबव है, बिलो 80 यानी 60 टू 80 वाले जो एज वाले हैं, उनको ना 3 लाख तक का जनरल और स्पेशल डिडक्शन देकर के 5 लाख रुपए तक का उनका छूट है। 5 से 7.5 होगा तो उनको 5%, 7.5 से 10 हुआ तो 20, और 10 से ऊपर हुआ तो 30%। और जो सुपर सीनियर सिटीजन एक होता है, जो एबव 80 होते हैं, उनके लिए 5 लाख और 5 जो है ना, मतलब 5 लाख से लेके 5 लाख मतलब 10 लाख तक, 5 लाख ऐसे और 5 लाख स्पेशल, 10 लाख तक कोई टैक्स। 10 लाख से जैसे ऊपर हुआ, सॉरी 5 से 10 लाख तक के लिए 20% और 10 लाख से ऊपर वालों के लिए 30%। ये थोड़ा सा पुराना है, मैं अभी आप लोग को एक फ्रेश नया बता दूं। चलिए देखिए, मैंने डायरेक्ट आप लोग के लिए इनकम टैक्स का वेबसाइट ओपन कर दिया है, ठीक है, गूगल से इनकम टैक्स के वेबसाइट पे दिया हुआ है। ये हमने लिया है फाइनेंशियल ईयर, अभी करेंट फाइनेंशियल ईयर का दिखाएगा ये। अब देखो इसमें आपको बिलो 60 वाला जो मैंने बताया था, देखो फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 22-23 का है ये, अभी का जो है। अब तो अगले साल का क्या होगा वो तो नेक्स्ट ईयर पता चलेगा। अभी के हिसाब से देखो 2.5 लाख रुपए तक क्या है, नील इनकम टैक्स, अर्थ इनकम टैक्स। और ये देखो 2 रिजीम बनाया गया है, जो नया पॉलिसी आया है उसमें 2 रिजीम किए हैं। एक पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से, पुराने टैक्स के स्लैब के हिसाब से ये वाला क्राइटेरिया था जो मैं अभी आप लोगों को बताया कि 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 5%, हाँ, और मतलब 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक जो है 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। ये पुराना वाला रेजिम जो अभी मैंने एक्सेल सीट में आप लोगों को दिखाया था, ये अभी भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। आप या तो इसको फॉलो कर सकते हैं या फिर ये नया वाला आप ले सकते हैं। इसमें क्या है कि 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि स्पेशल डिडक्शन करके आप 5 लाख तक के वैल्यू को, 2.5 लाख का स्पेशल डिडक्शन लेके 5 लाख तक के वैल्यू को नील कर सकते हैं। अब 5 लाख से जैसे ही ऊपर होगा, ठीक है, तो आपको जैसे 5 लाख से ऊपर हुआ तो ये 5% का टैक्स आपको लग जाएगा। कंप्लीट 5% का टैक्स देना ही देना होगा, चाहे वो 5 लाख से कितना भी ऊपर, 500 हो, 1000, 500 हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको इसका पूरा 5 लाख का 5% यानी कि 12,500 रुपए ये आपको देना ही पड़ेगा टैक्स। कब तक? 5 लाख से ऊपर 7.5 लाख तक, तो ये 12,500 प्लस ये जो 5 लाख से ऊपर आएगा कितना, 2.5 लाख रुपए, उस पे 10%, ठीक है। उसके बाद 7.5 लाख से ऊपर जाओगे, कब तक, 10 लाख तक, तो ये वाला टैक्स तो दोनों जोड़ के देना पड़ेगा 37,500 प्लस इस पे 15%। मतलब अगर आप पुराने रिजीम को छोड़ के जाते ना तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब आपको टैक्स बहुत ज्यादा हेवी टैक्स, ठीक है। और 15 देखो यहाँ पे दिया हुआ कितना, 15 लाख रुपए। 15 लाख से ऊपर जैसे जाता है तो ये 1,87,500 प्लस उसके ऊपर जितना आएगा 30% उसको जोड़ के जो भी बनता है वो आपको देना पड़ेगा। ये बिलो 60 के लिए, ये नया वाला। अब अगर आते हैं 60 प्लस वालों के लिए, तो देखो 3 लाख तक नील था, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, ये पुराने वाले रिजीम में जो अभी मैंने बताया था। नए वाले में फिर वही सिस्टम आ जाएगा जो ऊपर 60 बिलो वाले के लिए है, सुपर 80 प्लस वालों के लिए भी ये वाला सिस्टम। तो आप ये पूरा कैलकुलेशन इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, हर साल का जो भी नया होगा ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को चलता हूँ आगे, हम लोग आगे देखेंगे। अब ये टीडीएस में तो यही सारा कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को जानना था कि टीडीएस क्या है। तो एक तरह का एडवांस इनकम टैक्स है जिसमें जो डिडक्टर होता है यानी जो पेयर होता है, आपको किसी भी नेचर ऑफ पेमेंट के रूप में जो पेमेंट करता है, उस पेमेंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करने के बाद पेमेंट करता है, बदले में वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जो एडवांस टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अब ये फॉर्म क्या क्या होते हैं,
तो आपको इसके लिए जो फॉर्म मिलता है, ठीक है, वो फॉर्म होता है जो हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि टैली में हमें इसको यूज करना है, तो टीडीएस को टैली में कैसे यूज करना होगा, तो चलिए टैली स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले टीडीएस फीचर एक्टिवेट करना हमें जरूरी है टैली में। जैसे हमने जीएसटी किया था वैसे टीडीएस फीचर भी करना है। तो हमारी कंपनी पटना एंटरप्राइजेज जीएसटी वाली कंपनी है, जीएसटी इसमें हम कर रहे थे, इसी में हम लोग टीडीएस का भी टैक्स कर लेते हैं। तो कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, कंपनी मेनू में चलते हैं हम लोग, ठीक है। और यहां से कंपनी मेनू में जाने के बाद हम लोग ओपन कर लेंगे कंपनी का फीचर। और यहाँ पे हम लोग जहाँ पे टैक्सेशन ग्रुप है, इसमें देखो जीएसटी के ठीक नीचे क्या है, इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस, इसको करेंगे यस। अब देखो ये जो टीडीएस का जो डिडक्टर होगा, डिडक्टर सब कोई नहीं बनेगा, उसको गवर्नमेंट से अथॉरिटी मिलना चाहिए। तो टीडीएस डिडक्टर बनने के लिए आपको गवर्नमेंट से अथॉरिटी मिलना चाहिए। इसके लिए आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से पैन नंबर, जैसे पैन नंबर होता है ना, इनकम टैक्स फाइल करने के लिए पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए। उसी तरह से टीडीएस डिडक्ट करने के लिए डिडक्टर के पास एक पैन नंबर होना चाहिए। टैक्स जो है ना, टैक्स जो है सॉरी ये जो होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर बोलते हैं उसको, टैन नंबर, ये आपको होना चाहिए। जो कि आपको यहाँ सेकंड नंबर इस कंपनी जो डिडक्शन टीडीएस डिडक्टर डिटेल में जाएंगे ना, तो आपको पहले ये टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर यानी टैन नंबर आपको देना होगा। ये भी 10 डिजिट का होता है, पैन नंबर के जैसा ही ये भी क्या होता है, 10 डिजिट का होता है। अब ये 10 डिजिट का होता है ना, तो इसमें भी पैन नंबर जैसा रूल है। पैन नंबर में क्या था, क्या रूल होता है, पहला 5 अल्फाबेट, फिर 4 न्यूमेरिक और फिर लास्ट का डिजिट अल्फाबेट। इसमें थोड़ा सा पैन नंबर में चेंज होता है, पहला 4 अल्फाबेट, फिर उसके बाद का 5 न्यूमेरिक और फिर लास्ट अल्फाबेट होता है, ठीक है। तो मैं एक नंबर ले ले रहा हूं यहाँ पे, टैन नंबर एक मेरी कंपनी बिहार की है, तो मैं एक टैन नंबर ले, चलिए मैंने एक यहाँ पे टैन नंबर ले लिया है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया टैन नंबर में 4 अल्फाबेट होंगे, फिर 5 न्यूमेरिक और लास्ट का डिजिट अल्फाबेट। उसके बाद डिडक्टर टाइप में आपसे पूछा जाएगा कि ये डिडक्टर जो है वो कोई एक कंपनी है या इंडिविजुअल एचयूएफ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बात करूंगा आगे, इंडिविजुअल का मतलब तो सिंपल अकेला होता है, समझ में आया होगा आप लोग को। एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक ही फैमिली मिलकर बिजनेस चलाती है, उसको इंडिविजुअल ही माना जाता है। लेकिन हिंदू फैमिली जो एक साथ मिलकर बिजनेस कर रही है, तो उसके लिए इंडिविजुअली एचयूएफ, आप दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो सपोज ये हमारी कंपनी है, हमने यहाँ से कंपनी सेलेक्ट करना है। डिडक्टर ब्रांच और डिवीजन, तो मैंने ले लिया पटना, मेरा बिहार का कंपनी है। तो उसके बाद सेट अल्टर डिटेल यहाँ पे ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप जो भी डिडक्टर होंगे ना, जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए ना अपनी कंपनी में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को वहां बैठाएंगे, यानी एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि आप जितना सारा पेमेंट करोगे, एक हो सकता है वो कोई अकाउंटेंट हो, चीफ अकाउंटेंट हो, एचआर में हो, कोई ऐसा जो भी हो, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो वो कौन ऐसा पर्सन है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि वो पेमेंट करते वक्त किसी भी डिडक्टी को पेमेंट कर रहा हो, तो उसका कैसे टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको भी मिला है उसका डिटेल डालने के लिए यहाँ पे हमें करना होगा सेट अल्टर डिटेल ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इसे यस करोगे तो इसमें आपको ये पूरा डिटेल देना पड़ेगा। देखो एड्रेस वगैरह हमारा कंपनी का आ गया यहाँ पे। डिटेल में आपको देना होता है रिस्पॉन्सिबल का नाम, जैसे मैंने दे दिया मिस्टर आशीष, ठीक है। सन डॉटर जो भी है वो लिखना है, तो मिस्टर ए सिंह। डेजिग्नेशन यहाँ पे ये चीफ अकाउंटेंट है, चीफ अकाउंटेंट। इनका पैन नंबर, मैं एक पैन नंबर ऐसे ही ले रहा हूं, एक मैंने ऐसे डमी दे रहा हूं पैन नंबर, ठीक है। ये पैन नंबर में क्या बोला, 4th कैरेक्टर, अच्छा इनमें से कोई एक अल्फाबेट होना चाहिए 4th कैरेक्टर ना, कोई नहीं,
डायरेक्टर पी कर देते हैं। ये एड्रेस है उनका, बाकी एड्रेस आप फिल कर सकते हो पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ, ठीक है, जिसमें आप रोड, लैंड, स्ट्रीट, ये सारा चीज दे दीजिए, मोबाइल नंबर, एसटीडी, टेलीफोन, ईमेल आईडी, जो भी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है उनका वो कर लेंगे। उसके बाद ये जो नीचे के ऑप्शन है ये नो ही रहने देना है और इसे कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेना है। अब हम लोगों के पास, अब देखोगे आप जब यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट ऑप्शन में जाओगे तो अभी तक स्टेचुअरी डिटेल में पहले टीडी जीएसटी नजर आता था, अब यहाँ पे आप टीडीएस डिटेल यहाँ से भी डायरेक्ट जाके चेंज कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद ये सब करने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि एक टैन नंबर और एक पैन नंबर भी होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैन डिटेल में आके यहाँ पैन नंबर फिल कर सकते हैं। आपको अगर कभी बोला जाए कि कंपनी में पैन नंबर डालना है कंपनी का, तो आपको कंपनी क्रिएट करते वक्त ऑप्शन नहीं आता, या तो आपको दो तरीके यूज करने होंगे, कंपनी मेनू में जाके फीचर ऑप्शन लेना होगा और देन कंट्रोल आई प्रेस करना होगा कीबोर्ड से, या फिर यहाँ से मोर डिटेल में जाके और देन यहाँ पे आपको पैन नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ से आप पैन नंबर डाल सकते हैं और एक यहाँ पे CIN नंबर है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये उनके लिए होता है जो एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है, जो कंपनी एक्ट के थ्रू, इंडियन गवर्नमेंट के कंपनी एक्ट के थ्रू एक कंपनी रजिस्टर्ड हो तो उसको एक CIN नंबर दिया जाता है जो कि 16 अंकों का होता है, 16 डिजिट का। तो अगर वो कंपनी CIN नंबर है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, पैन नंबर है तो यहाँ से डाल सकते हैं। तो एक ये तरीका है पैन नंबर डालने का। दूसरा तरीका है गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, स्टेचुअरी डिटेल में पैन डिटेल में जाके यहाँ से भी पैन डाल सकते हैं। तो सपोज हम लोग एक पैन डाल देते हैं कंपनी का ASDFP, ये मैंने एक पैन नंबर डाल दिया और इसे हम लोग बाहर आ जाते हैं। ये सारा डिटेल जीएसटी से रिलेटेड इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो जीएसटी टीडीएस। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि टीडीएस का जो डिडक्शन होगा वो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट नेचर, क्या है, मेक पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड नेचर टू एनी पर्सन, मतलब स्पेसिफाइड नेचर का पेमेंट करेंगे ना उसी पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पेमेंट करें, कोई भी डिडक्टर कुछ भी पेमेंट कर देने पे टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकता। टीडीएस वो कुछ स्पेसिफाइड नेचर ऑफ पेमेंट के लिए ही वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। और टीडीएस डिडक्शन का जो टीडीएस का एक रेट फिक्स किया गया है, तो जो टैक्स डिडक्ट करना है इनकम पे, वो हर एक नेचर ऑफ पेमेंट पे एक ही तरह का टैक्स नहीं कर सकते। किसी के लिए 2% टैक्स रेट रखा गया है, किसी के लिए 5% है, किसी के लिए 10% रखा गया है, किसी के लिए 1% भी रखा गया है। तो अब ये टैक्स रेट क्या है, तो ये एवरी ईयर जो फाइनेंशियल ईयर जब चेंज होता है ना, तो मे बी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये टैक्स रेट में बदलाव, चेंजेस आते रहते हैं। अभी मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। ये देखो, ये मैंने लिस्ट ले रखा है अभी करंट का, ठीक है, जिसमें आपको याद रखना होता है सेक्शंस। ये देखिए सेक्शंस है यहाँ पे, ये सारे सेक्शंस याद रखने होंगे। हर एक नेचर ऑफ पेमेंट के लिए अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट के लिए। जैसे अगर आप सैलरी का इनकम पेमेंट कर रहे हो, यानी आप एक डिडक्टर हैं और आपके यहाँ जॉब करने वाले लोगों की आप सैलरी पेमेंट करते हैं और उस सैलरी पे अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे होंगे तो उसके लिए जो नेचर ऑफ पेमेंट होगा वो सैलरी इनकम होगा। और उसका जो सेक्शन होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो टीडीएस डिपार्टमेंट ने जो सेक्शन बना रखा है कि किस सेक्शन में दिखाना है इस डिडक्शन को, तो उसका सेक्शन क्या होगा, 192 होगा। इसमें देखो जो इनकम टैक्स का जो लिमिट है 2.5 लाख रुपए तक का फ्री है, नील है, तो इसका थ्रेशोल्ड लिमिट या इसको बोलते हैं एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब छूट, इतने तक के अगर आप इनकम वहां से अर्न कर रहे हो किसी डिडक्टर से, तो वो आपको डिडक्ट नहीं करेगा टीडीएस। तो ये पूरे साल का है, ये जो थ्रेशोल्ड होता है वो पूरे 1 साल का होता है। तो इतने तक के लिए जो है आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है लिमिट, यहां तक के लिए आपका डिडक्शन नहीं होगा। इससे ऊपर जैसे ही होगा तो आपका टैक्स रेट जो होगा, इसमें स्लैब रेट बोला गया है। स्लैब रेट मतलब जो इनकम टैक्स का जो अभी मैंने आपको रेट दिखाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, 5 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर का जो रेट है, उस रेट के हिसाब से टीडीएस का आपका डिडक्शन करेगा डिडक्टर। यानी अगर सपोज करो अब कि आप ही डिडक्टर हो, आप सब लोग जो आप टीडीएस डिडक्टर हो, एज अ चीफ अकाउंटेंट आप किसी कंपनी में किसी जगह पे काम कर रहे हो और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आपको डिडक्टर बनाया गया और आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो आपने सैलरी पेड करते वक्त
जो आप डिडक्शन करोगे तो उसके लिए सेक्शन 192 यूज करना होगा। 2.5 लाख रुपए तक का सैलरी पे डील रखना होगा, उसमें डिडक्शन नहीं रखना होगा, और उससे ऊपर का स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स नहीं रखना होगा। अगर आगे बहुत सारे सेक्शन है, जैसे ईपीएफ का होता है, ईपीएफ जो होता है ना, पीएफ ईपीएफ आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्री मैच्योर विड्रॉल हो रहा है, मतलब पूरा नहीं हुआ है। प्री मैच्योर का मतलब क्या होता है कि उसका जो समय सीमा था, फिक्स्ड जो सर्टेन टाइम ड्यूरेशन था, उससे पहले ही वो उसको ब्रेक करके और पैसा विड्रॉल कर रहा है, तो उसके लिए सेक्शन है 192A, और उसमें 50,000 रुपए तक का ही एग्जेम्पशन है। 50,000 तक ही रहेगा तो टैक्स नहीं कटेगा, उससे ऊपर में टैक्स कटेगा, और कितना टैक्स कटेगा उसका 10% कटेगा। उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है सेक्शन, जैसे अब मैं कुछ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिस्ट है, मैंने आप लोग को दिखाया है, आप देख सकते हो। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप ये सारे लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं कुछ गिने चुने बताओ, जैसे मान लेते हैं कि आप कोई इंश्योरेंस, आपकी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है, और आप जितने सारे इंश्योरेंस जो एजेंट है उनको आपको कमीशन पेमेंट करना है, तो उसके लिए नेचर आता है 194D। ये 194D पेमेंट ऑफ ये है, और इंश्योरेंस कमीशन के लिए, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन के लिए उसमें 15,000 रुपए तक का एग्जेम्पशन है, थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 है, और उससे ऊपर जैसे ही जाता है तो 5% का जो है ना वो डिडक्शन होगा टीडीएस का। और कोई इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज के केस में 10% का डिडक्शन, ठीक है, डोमेस्टिक यानी लोकल जो कंपनीज होगी। एक सेक्शन और होता है कमीशन के लिए 194H का, ये 194H का, ये आप इसका भी यूज कर सकते हैं कमीशन एजेंट के रूप में, अगर आप डिडक्ट कर रहे हैं तो सेक्शन इसमें 15,000 5%, थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 5% का डिडक्शन होता है। इस तरह से अगर आप रेंट के लिए हैं तो रेंट के लिए अदर रेंट चाहिए, रेंट के लिए दो है, एक है 194I जिसमें आपका लैंड रेंट हो गया, बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह का है, वो 194I में आता है, जिसमें 2,40,000 तक का थ्रेशोल्ड है यानी एग्जेम्पशन है, और उससे ऊपर जाएगा तो 10%। अगर आपका ये लैंड रेंट या बिल्डिंग या फर्नीचर के जगह पे आप कोई फिक्स एसेट जैसे कि प्लांट मशीनरी ये सब अगर रेंट पे देते हो आप, तो उसका एग्जेम्पशन लिमिट वही है 2,40,000, लेकिन उस पे जो टैक्स रेट आ गया वो क्या है, ओनली 2%। लेकिन अगर आप कोई ऑफिस रेंट पे दे रहे हो, बिल्डिंग रेंट पे दे रहे हो, तो 10% का टीडीएस, ठीक है, पेमेंट कर देते हैं। रेंट हो गया, उसके अलावा अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे रहे हो तो 194C सेक्शन में आता है उसका, जिसमें 1 लाख रुपए तक का थ्रेशोल्ड लिमिट है टोटल मिला के। लेकिन अगर एक ही बिल, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप एक ही कॉन्ट्रैक्टर से, और एक सिंगल बिल अगर 30,000 से एबव हो जाएगा तो उसका टीडीएस डिडक्शन आपको करना होगा। लेकिन छोटा छोटा बिल बना के वो अगर 1 लाख रुपए तक का ही उसका रह जाता है तो वो उसका डिडक्शन नहीं होगा। जैसे ही वो इंक्रीज करता है तो देखो इंडिविजुअल एचयूएफ अगर है वो कॉन्ट्रैक्टर तो उसका 1% का डिडक्शन होगा, और अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई दूसरा है, जैसे कोई कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है या कुछ भी है, तो उसको 2% का उस पर डिडक्शन करना होता है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, ये लिस्ट है, ठीक है। जैसे मैं कुछ लिस्ट का प्रैक्टिकल एंट्री करके आप लोगों को बताऊंगा कुछ का, ये लिस्ट आप लोग इनकम टैक्स साइट से ले सकते हैं, या मैंने अभी आप लोग को दिखाया है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं ऊपर से नीचे तक एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ से है ये सेक्शंस, मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये सारे सेक्शंस आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनको, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देखा। अब टैली स्क्रीन पे आते हैं। अब मान लो कि हम लोगों को सबसे पहला जो है ना वो मैं सबसे पहला जो आप लोग को एंट्री सिखाऊंगा टीडीएस डिडक्शन का, वो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। सपोज करो हम लोग शुरुआत करें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट से। हमने किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जैसे सपोज हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसके लिए हम लोग करें तो ऐसा करते हैं कि आज का ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट वगैरह क्या रहेगा। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा, अगला सेशन, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल टीडीएस के डिडक्शन की एंट्री सीखेंगे, लेजर्स वगैरह क्रिएट करना, कौन सा ऑप्शन यूज करना है,
ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। ओके देन, पहले आप लोग अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।